हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड एसएसटी से रहने वाली है। और एसएसटी के लिए हमारी महामैराथन क्लास नंबर 4 रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले वाली 3 महामैराथन क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर जाकर देखें। उस क्लास में हमने क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, वो दोनों के दोनों क्लासों की हम कर चुके हैं। और ये जो हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है इसमें हम क्लास 8 की जो पॉलिटिकल साइंस है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में कब शामिल किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि 1932, अगला है 1934 और सी है कि 1936 और डी है 1938। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। और यहां पर जो ये 4 डेटें दी गई है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए समझते हैं साथियों। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कि 6 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला है कि 15 अगस्त 1947 को, अगला है 26 जनवरी 1950 को और डी है कि 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों अगर हम बात करें संविधान सभा के गठन की तो संविधान सभा का जो गठन होता है वो 6 दिसंबर 1946 को होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। ठीक है, हमारा देश क्या होता है दोस्तों, इस दिन आजाद होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 को साथियों हमारा संविधान क्या होता है, लागू होता है। याद रखनी है साथियों आपको, 26 जनवरी और 1950 को हमारा संविधान क्या होता है, लागू होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ हो गया था। इस दिन को क्या हुआ दोस्तों, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, हमारा संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। ठीक है, अब यहां से आपको अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, तैयार हो गया था। और यहां से आपको प्रश्न अगला किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे या कितने वर्ष लगे। तो 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष और 11 माह। ठीक है, और 11 माह। ठीक है दोस्तों, और 18 दिन। ये भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये जो 2 डेट हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो कब बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। अगला प्रश्न साथियों यहां पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान है या संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और ये जो दोस्तों क्लास रहने वाली है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। हमें पहला दिया गया है कि 9 दिसंबर 1946 को, अगला है कि 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। तो दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान की पहली बैठक कब होती है, तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, और यहां से अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, जब दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो इस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने गए, तो डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है, सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा को क्या किया गया, इस दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, बहुत बहुत बार आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम बात करें 11 दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुने गए, और किसे चुने गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कब, 11 दिसंबर 1946। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 13 दिसंबर 1946, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम 22 जनवरी 1947 की बात करें, तो 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तावना है, या प्रस्तावना के लिए जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, उसे सर्वसहमति द्वारा संविधान सभा में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, तो साथियों यहां से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो यहां से आपको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। अगला आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। और अगली जो ये 4 डेटें हैं, ये भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। प्रश्न है साथियों कि नेपाल कब एक लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि 2006 में, अगला दिया गया है 2008 में, अगला है कि 2015 में। उपरोक्त सभी क्या है, असत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि नेपाल कब एक लोकतांत्रिक देश बना, तो 2008 में बना। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और उससे पहले नेपाल में क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, आइए समझते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि लोकतांत्रिक समाजों में प्राय ऐसे नियम तय कौन करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके, कि ऐसे नियमों का पालन कौन करता है, या ऐसे नियम किसके पास होते हैं, ठीक है, जो राजनेता है, राजनेताओं के हाथों जो दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक है, पहला दिया गया हमें कि राष्ट्रपति, अगला है प्रधानमंत्री, अगला है संविधान, और अगला है कि असत्य। तो दोस्तों ऐसी पावर या ऐसी शक्ति किसके पास होती है, जो संविधान है, भारतीय संविधान है, संविधान के पास ऐसी शक्ति है कि वो नेता लोग जो क्या करते हैं, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं या अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो उनको रोकने के लिए कौन है, हमारा संविधान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो दोस्तों ये चारों के चारों अनुच्छेद भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 की, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का मतलब हो जाएगा कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, एक समान है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 में किस चीज का वर्णन है, लोक नियोजन, लोक नियोजन। ठीक है, नियोजन, लोक नियोजन में समान अवसर दिए जाएंगे। और अनुच्छेद 17 की बात करें, तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में किस चीज का वर्णन है, तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का वर्णन है, छुआछूत पर निषेध का वर्णन है। ठीक है, कि किसी के साथ भी जाति, धर्म या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं, नहीं प्रश्न नंबर 7। ठीक है,
प्रश्न नंबर 7 है कि उपाधियों के अंत का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का जो अंत है वो अनुच्छेद कौन से में 18 में किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 20 में गिरफ्तारी के संबंध में क्या है, संरक्षण। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन है कि 14 से कम उम्र के बच्चों से जोखिम भरे कार्य नहीं कराए जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बाल श्रम पर क्या है, रोक। ठीक है, बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम पर निषेध कह सकते हैं या रोक कह सकते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, मैं जो 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे हैं उनसे हम जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों जो अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 23 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों के दोनों क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। अनुच्छेद जो 23 है उसमें किस चीज का वर्णन है, तो उसमें है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब हो जाएगा कि हम किसी से बलपूर्वक क्या नहीं करा सकते हैं, श्रम नहीं करा सकते हैं, या हम मानव की तस्करी नहीं कर सकते हैं, मानव को नहीं बेच सकते हैं या खरीद नहीं सकते हैं इस प्रकार से, और हम किसी से बलपूर्वक क्या नहीं करा सकते हैं, श्रम भी नहीं करा सकते हैं, या जैसे बंधुआ मजदूरी जैसे काम करवाते हैं, ठीक है, वैसे काम भी नहीं करा सकते हैं। इस चीज का वर्णन अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, और इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 32 में किस चीज का वर्णन है, तो संवैधानिक उपचारों का वर्णन किया गया है कि अगर जो हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो दोस्तों हमारे कितने कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकारों में से अगर हमें शुरुआत के 5 मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं या उनका हनन किया जा रहा है, तो जो 6ठे नंबर का ये अनुच्छेद है, ठीक है, इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें संवैधानिक उपचारों का वर्णन है। तो इसके तहत हम कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हमें जो हमारे अधिकार है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और यहां से एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है अनुच्छेद 32 से कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछें कि बी.आर. अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगर सीधा सीधा प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कौन हो जाएगी, जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा क्या हो जाएगी, तो जो संविधान की प्रस्तावना है। और अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय संविधान के जनक निम्न में से किसे कहा जाता है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि महात्मा गांधी को कहा जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा जाता है, और नेहरू जी को कहा जाता है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को ये क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से नेहरू जी हमारे देश के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति, और दूसरे नंबर के ये क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इनके जन्म दिवस पर ही दोस्तों क्या मनाया जाता है, जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि सरकार के अंग, हमें बताना है कि सरकार के कितने अंग हैं। दोस्तों यहां से आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर सरकार के अंग पूछे जाएं तो ऑप्शन इस प्रकार से होंगे। अगर सरकार के स्तर पूछा जाए, ठीक है, सरकार के जो स्तर होते हैं, सरकार के स्तर भी 3 होते हैं, और सरकार के जो अंग है, अंग भी कितने होते हैं, अंग भी 3 होते हैं। अगर हम बात करें कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के क्या है, 3 अंग है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये
तीनों के तीनों क्या है, सरकार के अंग है। अगर हम बात करें कि विधायिका का काम क्या होता है, तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका उन कानूनों की क्या करती है, समीक्षा करती है कि ये कानून सही बने भी या नहीं बने हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सरकार के स्तर की बात करें तो सरकार के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, एक होता है केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरा होता है राज्यों में राज्य सरकारें, और तीसरा होता है जो पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, या इससे हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार भी कहते हैं, स्थानीय सरकार। ठीक है, स्थानीय सरकार भी कहते हैं, और इसे ही सरकार का क्या है, प्रथम इकाई कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रथम इकाई पर जो गांव के लोग होते हैं उनकी पहुंच सबसे ज्यादा इस सरकार तक ही होती है, इसीलिए इसे सरकार की प्रथम इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर, और यहां से आपको अलग अलग प्रकार से क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर यहां से आपको केंद्र की बात करें तो केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार पूरे के पूरे जो देश है, पूरे के पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है, और राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के लिए क्या करेगी, नियम कानून बनाएगी, और स्थानीय सरकार क्या करेगी, अपने क्षेत्र विशेष के लिए क्या करेगी भाई, नियम कानून बनाएगी या उनके लिए काम करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार में ही हमारे जो ग्राम प्रधान होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि मूल संविधान में जो अधिकार है, अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो अगर हम बात करें मूल संविधान में अधिकार कितने थे, 7 थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। अगर हम बात करें कि 7 में से कौन सा अधिकार को हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, और संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया। तो ये भी आपको अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, और हटाकर इसे कहां रखा गया, तो अनुच्छेद 300A या 300 के क में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर, और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो पहला दिया गया है कि अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में किस चीज का वर्णन है, अनुच्छेद 21 में किस चीज का वर्णन है साथियों, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं, ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो जाएगा, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जीवन जीने का जो अधिकार है, इसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 21 का क, तो 21 का क जिस प्रकार से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से क की बात करें तो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इसमें किस चीज का अधिकार है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार है। 21 के क में किसका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और इसके तहत जो 6 से और 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद 22 में जो दोस्तों अपराधों के संबंध में क्या है, संरक्षण की, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसके भी कुछ क्या होते हैं, अधिकार होते हैं कि उसे 24 घंटे के अंदर जो नजदीकी न्यायालय है वहां पर पेश किया जाए, और सरकार उसे क्या नहीं कर सकती है, गिरफ्तारी के समय टॉर्चर नहीं कर सकती है या मारपीट नहीं कर सकती है। तो ऐसे जो अधिकार है वो कौन से में है, तो अनुच्छेद जो 22 है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 12। आइए समझते हैं कि कौन से आम चुनाव में ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया। हमें दिया गया कि 2004, 2005, 2006, 2007। तो दोस्तों पहली बार कब किया गया, 2004 में किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। आइए समझते हैं।
प्रश्न नंबर 13 है कि संसद के कितने अंग होते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दिया गया है कि संसद के 2 अंग, 3 अंग, 4 अंग। तो दोस्तों अगर हम अंग की बात करें, इस प्रश्न को थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेंगे। संसद, ठीक है, संसद के अगर हम अंग की बात करें, ठीक है, अंग अलग हो जाएगा। और अगर हम संसद के सदन की बात करें, सदन, ठीक है, अगर हम सदन की बात करें तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अंग की बात करें तो दोस्तों संसद के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। अंग कौन कौन से 3 होते हैं? हम कह सकते हैं सबसे पहले हम राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति भी क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं। और इसके अलावा जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा, ये भी संसद की क्या है? अंग है। और इसके अलावा जो लोकसभा है, लोकसभा भी क्या है? संसद की दोस्तों अंग है। तो संसद के अंग ये 3 हो जाएंगे। अगर हम सदन की बात करें तो दोस्तों सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और वो 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है, और अगली हो जाएगी दोस्तों लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और जो राज्यसभा है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 अंग। अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। और नहीं, सदन कितने होते हैं? सदन 2 होते हैं। और अंग कितने होते हैं साथियों? अंग 3 होते हैं। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलग अलग प्रकार से दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे देश के लिए जो नियम कानून बनते हैं वो किस में बनते हैं, तो वो संसद में ही बनते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई प्रस्ताव क्या हो जाता है? पास हो जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। और जब राष्ट्रपति जी उन पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसके बाद ही दोस्तों वो अधिनियम या कानून बन पाता है। ठीक है, तो संसद के 3 अंग। और अगर हम बात करें सदन की तो सदन 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 14। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि भारतीय संसद के कितने सदन? तो दोस्तों ये हमने अभी अभी समझ लिया, कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 15। आइए समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न नंबर 15 है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वो कौन से नंबर का लोकसभा चुनाव था? तो हमें पहला दिया गया कि 16वें नंबर का था, अगला दिया गया 18वें नंबर का था, 17वें नंबर का था और 19वें नंबर का। तो दोस्तों 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था वो कौन से नंबर का हो जाएगा? 18वें नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो अब कब होगा, 29 में होगा, तो 29 में कौन से नंबर का होगा? तो दोस्तों 2029, ठीक है, 2029 में जो चुनाव होगा वो कौन से? 19वें नंबर का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। साथियों प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें आरक्षित है? हमें बताना है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो दोस्तों हमें पहला ऑप्शन दिया गया कि 84, अगला है 47, अगला है 45। तो दोस्तों अगर हम बात करें लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो एससी के लिए या अनुसूचित जाति के लिए कितनी? 84 सीटें आरक्षित है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, अगला प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47 सीटें आरक्षित है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड विधानसभा है, ठीक है, उत्तराखंड जो विधानसभा है, ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। उन 70 सीटों में से एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड विधानसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं, तो 13 सीटें आरक्षित है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो एसटी के लिए दोस्तों 2 सीटें आरक्षित है। तो उत्तराखंड में एससी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? दोनों के लिए तो 15 सीटें आरक्षित है। आपको अलग अलग प्रकार से यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 17।
और ऊपर वाला जो दोस्तों प्रश्न था प्रश्न नंबर जो 16 है उसमें कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में विधानसभा में जो 2 सीटें आरक्षित है वो कहां कहां से आरक्षित है। तो दोस्तों एक चकराता से है और दूसरी जो उधम सिंह नगर के नानकमत्ता से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा है दोस्तों 17। आइए समझते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों ये हमने अभी अभी समझ लिया कि अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों एसटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ अनुसूचित जाति होता तो दोस्तों एससी हो जाता। ठीक है, तो आपको ये भी थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है और एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों, तो एससी के लिए कितनी 13 सीटें आरक्षित है। इसी प्रकार से अगर हम सेंटर में एसटी की बात करें तो सेंटर में एसटी के लिए ठीक है लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है, 47 सीटें आरक्षित है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 18। आइए समझते हैं। यहां से भी आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोलर्ट एक्ट कब लागू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि रोलर्ट एक्ट कब लागू हुआ तो ये 10 मार्च 1919 को क्या हुआ, लागू हुआ। और इसके विरोध में जब लोग एकत्रित हुए थे, जलियांवाला हत्याकांड बाग जब हुआ तो वो कब होता है, तो दोस्तों रोलर्ट एक्ट के विरोध में ही जब लोग क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। तो उसी समय दोस्तों जो जनरल डायर है, ठीक है, जनरल डायर क्या करते हैं, जो सेना है, जो लोग एकत्रित हुए थे उन पर गोली चलाने का क्या करते हैं, आदेश देते हैं। तो वो डेट कब की है, तो वो 13 अप्रैल 1919 की है। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड बाग कहा जाता है। ठीक है, तो अगर जलियांवाला हत्याकांड पूछा जाए तो 13 अप्रैल 1919, और अगर रोलर्ट एक्ट लागू करने की बात करें तो 10 मार्च 1919 को। ठीक है, और रोलर्ट एक्ट को ही दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या कहा, काला कानून भी कहा है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 19। आइए समझते हैं कि घरेलू हिंसा कानून कब बना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2004 में, 2000 कितने में, 2005 में या 2006 में। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि घरेलू हिंसा कानून कब बना, तो घरेलू हिंसा कानून 2006 में बना। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 2005 में क्या बना, तो 2005 में हिंदू अधिनियम, हिंदू अधिनियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिनियम। हिंदू अधिनियम कब बना, तो दोस्तों हिंदू अधिनियम 2005 में बना। और इसके तहत पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति है, संपत्ति बेटा बेटी और मां में बराबर बटेगी। ठीक है, ऐसा वर्णन किसमें है, तो जो हिंदू अधिनियम 2005 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और आशा करता हूं कि ये आपको यहां से दोनों के दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। हिंदू अधिनियम अलग हो जाएगा और घरेलू हिंसा अधिनियम अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 20। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार निम्न में से किसके पास है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है, या न्यायपालिका के पास है, या उपरोक्त सभी के पास है। तो न्यायिक समीक्षा का जो दोस्तों अधिकार है वो किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और अगर दोस्तों हम बात करें कि जो भारत है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो उसमें हम और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 21 के भारतीय न्यायपालिका का आकार किस प्रकार का है। कि अगर हम बात करें कि भारतीय जो न्यायपालिका है उसका आकार किस प्रकार का है, पिरामिड आकार का है, या त्रिभुज आकार का है, या आयताकार आकार का है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो आकार है वो किस प्रकार का है, वो पिरामिड आकार का। आप कह रहे होंगे कि सर ये तो त्रिभुज लग रहा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये सबसे नीचे वाला भाग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अधीनस्थ न्यायालय, कि अधीनस्थ न्यायालय भारत में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक ही जिले में कई अधीनस्थ न्यायालय हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें साथियों इसी प्रकार से कि उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय क्या होंगे, ये राज्यों में होंगे। और अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय है भारत में, तो 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, या इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, सर्वोच्च, ठीक है, न्यायालय भी कहते हैं। ठीक है, या इसी को हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये आकार कैसा हो जाएगा, भारतीय न्यायपालिका का जो आकार है वो कैसा है, पिरामिड आकार का है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है यूटेट और सीटेट दोनों एग्जामों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि भारत में जो न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो वो 25 है। अगला प्रश्न है साथियों कि प्रश्न नंबर 22 की उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। ठीक है, कि पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1862 में, और बी है कि 1865, और सी है कि 1962। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि 1862 में कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, तो 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। और 3 उच्च न्यायालय कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो बंबई हो जाएगा, अगला कलकत्ता हो जाएगा, और अगला मद्रास या चेन्नई। ठीक है, मद्रास या चेन्नई। तो ये 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना कब होती है, 1862 में होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर, और यहां से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों आगे की ओर। और उच्च न्यायालय एक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, या एक राज्य से अधिक राज्यों के भी क्या हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि या तो एक राज्य का क्या होगा, एक उच्च न्यायालय हो सकता है, या 2 या 3 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटेट के संदर्भ में ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, चोरी, दहेज और औरतों को तंग करना और हत्या आदि। ठीक है, चोरी और दहेज और औरतों को तंग करना ये किस प्रकार का अपराध माना जाएगा। ठीक है, पहला दिया गया है हमें दोस्तों आधिकारिक अपराध। तो यहां पर क्या होना था, यहां पर फौजदारी अपराध होना था, फौजदारी अपराध। ठीक है, यहां पर क्या होना था, फौजदारी और दीवानी। तो दोस्तों कानून कितने प्रकार के होते हैं, या अपराध कितने, या तो उसे हम फौजदारी में रखते हैं या उसे हम दीवानी कानून में रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो दीवानी है इसके अंदर हम कौन से अपराधों को रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो जाने अनजाने में क्या हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हमसे क्या हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हम सड़क पर चल रहे हैं और चलते चलते कोई हमारे कार के नीचे आ जाता है या गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो वो मंशा तो नहीं थी हमारी अपराध करने की, लेकिन हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो जाने अनजाने में हुए अपराध है उनको हम किस में रखेंगे, तो उनको दोस्तों हम किस में रखेंगे, उन्हें हम दीवानी के अंतर्गत रखेंगे। और जो जानबूझकर किए गए अपराध है उन्हें हम फौजदारी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और सीटेट में एक प्रश्न इस प्रकार से बहुत बार पूछा गया है कि जो मकान मालिक है और जो किराएदार है उनके बीच अगर क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उन्हें हम कौन से कानून में रखेंगे, फौजदारी में रखेंगे या दीवानी में रखेंगे, तो दीवानी में आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 24। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 24 साथियों की संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी जो कानून में, ठीक है, प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है, पहला दिया गया है, हमें प्रश्न को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आप प्रश्न को पूरा देख पाए। हमने प्रश्न तो समझ लिया कि अनुच्छेद 22 और जो फौजदारी कानून है उसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। पहला है दोस्तों कि गिरफ्तारी के समय उसे जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी क्या है, उसे जानने का अधिकार है कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। सही बात है। और उसे क्या करना है, 24 घंटे के अंतर्गत क्या है, जो नजदीकी मजिस्ट्रेट होगा उसमें क्या करना है साथियों, पेश करना है, या नजदीकी जो कोर्ट है उसमें पेश करना है। ठीक है, और अगला है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत के किसी भी तरह की दुर्व्यवहार या यातना से बचने का क्या है, उसका अधिकार है। ठीक है, और 4 है कि उपरोक्त सभी के सभी क्या है, सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 25। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 25 है साथियों कि आदिवासियों के संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन का चुनाव करना है कि आदिवासी किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया है कि मूल निवासी को आदिवासी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भाई मूल निवासियों को ही क्या कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, और अगला है कि यह
ऐसे समुदाय हैं जो जंगल के साथ जीते आए हैं। बिल्कुल सही बात है, और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। और तीसरा है कि भारत के लगभग 8% जो आबादी है वो कैसी है दोस्तों, आदिवासियों की है। कि भारत में अभी भी कितने परसेंट आबादी आदिवासियों की है, तो 8% है। और चौथा है कि उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा ऊपर को हो गया है, थोड़ा इसे हम क्या कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, ताकि आप प्रश्न को अच्छे से देख पाओ और पढ़ पाओ। प्रश्न है साथियों के निम्नलिखित में से क्या है, अत्याचार निवारण, ठीक है, निम्नलिखित में से अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कौन सी जाति से संबंधित है। हमें पहला दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति, अगला है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ठीक है, और सी है कि दोनों कथन सत्य है, और चौथा हो जाएगा कि दोनों कथन क्या हो जाएंगे, असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1989 का जो क्या है अत्याचार निवारण अधिनियम है वो दोनों से संबंधित है, ठीक है। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों, 27। तो दोस्तों ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और साथ में अगर आपने अभी तक एक कॉमेंट नहीं किया है कि आपको हमारी क्लासें कैसी लगती है तो जरूर से जरूर दोस्तों क्या करें, एक कॉमेंट भी जरूर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर, और प्रश्न है कि अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन किया गया है, और ये हम इससे पहले भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो पहला है कि जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का जो अधिकार है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार का वर्णन किया गया है। और अगला है कि बलात् श्रम, ठीक है, बाल श्रम, बाल श्रम दोस्तों बलात् श्रम अलग है। बलात् श्रम का मतलब है कि हम किसी से बलपूर्वक क्या नहीं करा सकते हैं, श्रम नहीं करा सकते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 23 में है। और अगर बाल श्रम की बात करें, बाल श्रम में जो अनुच्छेद 24 है दोस्तों, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का वर्णन किया गया है कि हम क्या नहीं कर सकते हैं कि जो 14 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं, उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे हम क्या नहीं करवा सकते हैं दोस्तों, जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें संपत्ति का अधिकार, तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इनमें से कोई नहीं, तो हमें बताना है कि अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन है, तो दोस्तों अनुच्छेद 24 में किस चीज का वर्णन है, कि बाल श्रम का अधिकार का वर्णन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है, आइए समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, 28, और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न को समझने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो साथियों अंतिम प्रश्न है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन जीने के मौलिक अधिकार के का हिस्सा है संबंधित कौन सा वाद है, कि जो स्वस्थ पर्यावरण है, स्वस्थ पर्यावरण भी क्या है, हमारे जीवन जीने का एक क्या है, अधिकार है। तो ये कौन से वाद का क्या है, हिस्सा है। यहां पर हमें 4 वाद दिए गए हैं, तो ये 4 में से कौन से वाद का क्या है, हिस्सा है। पहला दिया गया है दोस्तों कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद का हिस्सा है 1991 में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कि स्वस्थ जीने का जो अधिकार है या स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार है ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये कौन से वाद है, तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्यवाद 1991, ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि पश्चिम बंग मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद, ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य है, तो सरकार क्या करेगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य की जो रूपरेखा है वो तैयार करेगी। ऐसा वर्णन कौन से में है, पश्चिम बंग मजदूर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद, ठीक है, 1996 वाला। और अगर दोस्तों हम बात करें कि अलगा टेरेसा बनाम जो मजदूर नगर निगम है, ये वाद 1985 वाला, तो इसमें बताया गया कि जो आजीविका है, आजीविका भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है,
कि हमें आजीविका की है, क्या है दोस्तों, हमारा मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, तो दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें बताया गया कि जो हमारे संविधान की क्या है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना, इसमें बताया गया है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकता है कि कौन से वाद में बताया गया कि संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, तो केशवानंद भारती बनाम कौन सा 1973 वाला जो वाद है, ठीक है, केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती वाद, तो इसमें बताया गया कि संविधान प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और साथ में यह भी बताया गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसका जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, ठीक है। ये भी दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है और उसमें 3 शब्द जुड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और क्लासेस देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक जरूर से जरूर शेयर करें जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।